The Second Coming by W.B. Yeats. The Second Coming विलियम बटलर येट्स की सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। साथ ही इसका मैसेज बहुत डीप और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। ये पोएम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें 22 लाइंस हैं जो कि 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड हैं। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है। इसका मतलब इसमें कोई राइम नहीं है, जबकि मीटर है, इयैम्बिक पेंटामीटर। ये पोएम येट्स ने 1919 के अराउंड लिखी और 1920 में ये पहली बार पब्लिश हुई। इस पोएम के थीम के बारे में बात कर लेते हैं। ये पोएम, जैसा कि अभी मैंने बताया, 1919 में लिखी गई थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बाद का समय है। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चली। उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अविश्वास और बहुत ज़्यादा वायलेंस, हिंसा की स्थिति बन गई थी। इसने उस टाइम की लिटरेचर को भी बहुत प्रभावित किया और द सेकंड कमिंग भी उस प्रभाव को दिखाती है। अगर आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं या फिर क्रिश्चियन टेक्स्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसके थीम को समझना आपके लिए काफ़ी आसान है। हर धर्म में ईश्वर ने कहा है कि वो दोबारा किसी न किसी रूप में आएंगे, क्योंकि इसका थीम सीधे द होली बाइबल से कनेक्ट करता है। मैं इसको एज अ हिंदू ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हमारे धर्म में श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब भी धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब वो भगवान खुद फिर से जन्म लेंगे, जिसको कि कल्कि अवतार का कंसेप्ट भी कह दिया जाता है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट का आना भी फिर से लिखा हुआ है। वही है सेकंड कमिंग, कि वो सेकंड बार फिर से धरती पर आएंगे और धरती के दुखों का नाश करेंगे, जैसा उन्होंने पहली बार किया था, सबको तारेंगे। ये आइडिया आपको सुनने के बाद लग सकता है कि बहुत ही धार्मिक पोएम है ये, लेकिन नहीं। येट्स सेकंड कमिंग के आइडिया को लेते हैं और उसे ट्विस्ट कर देते हैं, उसे अलग तरीके से पेश करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में। वो सेकंड कमिंग की बात तो करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट की नहीं, किसी और की। और वही हमें इस पोएम में पता चलेगा कि वो किसकी बात करते हैं और वो हमारी इस दुनिया के बारे में क्या कहता है। तो आइए पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं इन हिंदी। फर्स्ट स्टैंजा। इसको लाइन बाय लाइन करने से पहले इसके आइडिया को थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में येट्स कह रहे हैं कि दुनिया बिखर रही है। अलग अलग एग्जाम्पल्स देके वो हमको बताते हैं कि दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है और वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है। सो लेट्स डू इट लाइन बाय लाइन। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। फैल्कन एक बर्ड होता है जिसको एक स्पोर्ट की तरह, एक खेल की तरह उड़ाया जाता है, और फैल्कनर एक इंसान होता है जो कि उसे कंट्रोल करता है नीचे से, उसे गोल 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 उड़ाया जाता है। आपने इंडिया में ये चीज़ देखी होगी कि कई सारे लोग कबूतर रखते हैं और उन्हें खेल की तरह शाम को या किसी भी टाइम पर उड़ाते हैं और वो विसल बजाते हैं और उसी तरह कबूतर जाते हैं और लौटकर वापस आते हैं उनके इशारे पे। टर्निंग एंड टर्निंग मतलब घूम रहा है, मुड़ रहा है इधर से उधर, एक चौड़ाते जायर यानी गोले में। और जो फैल्कन है वो फैल्कनर को सुन नहीं पा रहा, यानी फैल्कन उड़ तो रहा है उस जायर में और घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन जो उसे कंट्रोल करने वाला फैल्कनर है वो उसे सुन नहीं पा रहा। तो ये इमेज दिखाती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी को किसी पे फेथ नहीं है, जहाँ पे चीज़ों का कंट्रोल खो रहा है। नेक्स्ट लाइन्स। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world। थिंग्स फॉल अपार्ट यानी चीज़ें बिखर रही हैं, टूटकर गिर रही हैं। सेंटर जो केंद्र है वो पकड़ नहीं पा रहा। कोई भी चीज़ उसके केंद्र से ही तो जुड़ी होती है, लेकिन केंद्र ही चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा। और अनार्की यानी अराजकता, लॉलेसनेस, कोई भी किसी चीज़ का तारतम्य, ऑर्डर ना होना, वो पूरे वर्ल्ड पर छाई हुई है, पूरी दुनिया में कायम है। अगली लाइन्स। The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned। पोइट कह रहे हैं
ब्लड से रंगी हुई जो लहर है, यानी हर जगह खून ही खून खराबा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएम जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखी गई थी। उस वॉर का इम्पैक्ट येट्स हमारे पोएट पर बहुत ज़्यादा है। तो पोएट कहते हैं कि हर जगह एक खून की लहर, ब्लड से सनी हुई लहर फैली हुई है, जैसे कि उसे पूरी दुनिया पर आज़ाद कर दिया गया हो, और जितनी भी मासूमियत है, निर्दोष लोग हैं, वो डूब रहे हैं उस खून की लहर के नीचे। नेक्स्ट 2 लाइन्स इस पोएम की सबसे ज़्यादा फेमस और वाइडली कोटेड लाइन्स हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जितने भी अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे जो लोग हैं, उनका कोई कन्विक्शन नहीं रह गया, उनकी कोई सोच कि आगे क्या करना है, कैसे कदम बढ़ाना है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं रह गया। जबकि जो सबसे घटिया लोग हैं वो जुनून से भरे हुए हैं। अब हम स्टैंजा 2 की तरफ आते हैं। Surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand। पोइट कह रहे हैं कि ज़रूर कोई ना कोई एक खुलासा होने को है। रेवलेशन एक रिलीजियस वर्ड भी होता है कि आपको एक अचानक से ज्ञान कुछ सी चीज़ का होता है ना, उसे रेवलेशन कहते हैं। वो होने को ही है, एट हैंड मतलब बस होने ही वाला है। श्योरली सेकंड कमिंग होने ही वाली है, जो क्राइस्ट की सेकंड कमिंग है उसको रेफ़र करते हुए पोइट बोलते हैं। लेकिन इस आइडिया को वो आगे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। नेक्स्ट लाइन्स, द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मंडी troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man। पोइट कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने द सेकंड कमिंग ये शब्द बोले, वैसे ही उन्हें एक बहुत बड़ी वास्ट इमेज यानी चित्र दिखा। किस में से आता हुआ? आउट ऑफ व्हाट? स्पिरिटस मंडी। अब स्पिरिटस मंडी लैटिन भाषा से लिया गया एक फ्रेज़ या टर्म है जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी प्रेरणा आती है जहाँ से, वो स्पिरिटस मंडी। जो पोइट को इमेज दिख रही है वो उनको परेशान कर देती है, उनकी नज़रों को परेशान कर देती है। उन्हें डेज़र्ट की सैंड्स में, डेज़र्ट की रेत में क्या दिखता है? एक लायन बॉडी लायन की है, शेर की है, और हेड किसका है? मैन का है। कई लोगों के अनुसार येट्स जो हैं वो इजिप्शियन स्फिंक्स ऑफ मेम्फिस की बात कर रहे हैं, जो कि वन आइड गॉड ऑफ द सन है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो लायन की बॉडी और इंसान का सर, ये जो इमेज है, ये गीज़ा में आपने एक बहुत बड़ा सा शायद मॉन्यूमेंट देखा हो कहीं कहीं। अब इमेजिन करिए एक ऐसा क्रिएचर जिसकी जो बॉडी है वो तो शेर की है और जो सर है उसका वो मैन का है। तो एक भयावह सा एक क्रिएचर, एक स्पिरिट पोइट को दिखती है और परेशान कर देती है। इसको इमेजिन करते हुए चलेगा क्योंकि एक बहुत ही डराने वाली इमेज भी पोइट क्रिएट करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन्स। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन is moving its slow thighs while all about it reel shadows of the indignant desert birds। जो वो क्रीचर है उसकी नज़र, यानी जिस तरीके से वो घूर रहा है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, बस घूरे चला जा रहा है और बढ़ता हुआ आ रहा है। और पिटीलेस है उसकी गेज़, उसकी नज़र में कोई दया नहीं है, दया का भाव नहीं है। वो इतना ही पिटीलेस है, बिल्कुल जैसे सन चमकता है ना, वो किसी को नहीं देखता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वैसे ही उसकी जो नज़र है वो भी वैसी ही है। सेकेंड लाइन, वो अपनी स्लो थाइस को, जो उसकी टांगे हैं उन्हें स्लोली मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और उसके आसपास किसकी शैडो है? डेजर्ट बर्ड्स की, यानी रेगिस्तान में जो पक्षी हैं उनकी परछाई उसके आसपास है। बहुत सारे पक्षी ऊपर हैं और उनकी परछाई उस क्रिएचर के आसपास दिख रही है। रील का मतलब होता है जिसने अपना बैलेंस खो दिया हो, तो वो पक्षी ऐसे अपना बैलेंस खो रहे हैं और उनकी परछाई दिख रही है, और वो पक्षी इंडिग्नेंट हैं, एक तरीके से अनॉयड हैं या फिर यहाँ पर घबराए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट लाइन्स, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो दैट 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। अचानक से फिर से अंधेरा छा जाता है,
लेकिन पोएट कहते हैं लेकिन अब मुझे कुछ पता है। क्या पता है? कि जो 20 सेंचुरीज़ थी यानी 20 सदियाँ थीं, स्टोनी स्लीप, जब लोग स्टोन की तरह सो रहे थे, उनके मन जागे हुए नहीं थे, वो एक बुरे सपने में, एक नाइटमेयर में उठे हैं। उन्हें इतना परेशान हो गए हैं अब वो कि वो एक बुरे सपने में उठ चुके हैं अब। और किसने उन्हें उठाया है? एक रॉकिंग क्रैडल। क्रैडल मीन्स पालना। पालना यानी जिसमें छोटे बच्चे सोते हैं, तो यानी किसी का जन्म हुआ है और वो रॉकिंग यानी हिलता डुलता एक पालना है। उसने उनको उनकी स्लीप से जगा दिया है एक बुरे सपने में। इसका मतलब अभी तक तो वो सो रहे थे, लेकिन अब जब वो उठे भी हैं तब कब उठे हैं? जब दुनिया में इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं, लगता है मानो एक बुरा सपना हो, तो अचानक से लोग उस बुरे सपने को ही असल लाइफ में जी रहे हैं। इस पोएम की लास्ट लाइन्स पढ़ते हैं। एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम अराउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। पोइट पूछ रहे हैं लास्ट लाइन्स में कि ये कैसा अजीब सा बीस्ट है, दानव है, राक्षस है, जो कि जिसका समय अब आ गया है और अंत में लगता है मानो वो बेथलेहम की तरफ चलकर जा रहा है ताकि वहाँ पर पैदा हो। अब स्लाउचेस मतलब थोड़ा झुककर चलते हुए जा रहा है वो बीस्ट। अब ये इमेजिन करिए, काफ़ी डरावना सा है कि एक बड़ा सा रफ बीस्ट है और उसे झुक के चलते चलते किस ओर जा रहा है? बेथलेहम में। और क्यों जा रहा है? पैदा होने के लिए। अब आप कह सकते हैं कि वो बीस्ट तो पहले से ही है, वो पैदा होने के लिए बेथलेहम क्यों जा रहा है? बेथलेहम हम सबको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ प्लेस है, वहाँ पर जीसस का जन्म हुआ था। लेकिन अब वो बीस्ट जा रहा है वहाँ पे फिर से पैदा होने के लिए, यानी कि सेकंड कमिंग आएगी, लेकिन उस बीस्ट की आएगी। ये दुनिया किस ओर बढ़ रही है, क्या है अब जो नेक्स्ट होने वाला है, ये पोएट पूछकर ये पोएम ख़त्म कर देते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि बेथलेहम एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर है। नाउ इस पोएम की पब्लिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको लिखा 1919 में गया था। पब्लिश इसको 1920 में करवाया गया मैगज़ीन द डायल में। उसके बाद 1920 में येट्स के पोइट्री कलेक्शन, इसका नाम था माइकल रोबाटस एंड द डांसर, में पब्लिश की गई। ये एक एपोकलिप्टिक पोएम भी है। एपोकलिप्स एक कंसेप्ट है, एक रिलीजियस कंसेप्ट है, जिसको डूम्सडे, क़यामत का दिन भी कहा जाता है, जब दुनिया तबाह हो जाएगी और गॉड खुद बोलने आएंगे। तो वहाँ से भी इसका कंसेप्ट उठाया गया है। येट्स की लाइफ के बारे में अब हम कुछ जानेंगे। इनका लाइफ स्पैन 1865 से 1939 तक है। ये आयरिश नेशनैलिटी के थे, यानी ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे और वहाँ की लिटरेचर के सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ख़ास जो लोग थे उनमें थे। इनका आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, एक जो मूवमेंट था उसे आयरिश रिनाइजेंस भी बोल देते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था। साथ ही इन्होंने एबी थिएटर की भी फाउंडेशन रखी। तो ये था आज का वीडियो और इस वीडियो को हम कुछ क्वेश्चंस के साथ क्लोज़ करेंगे। इस पोएम में आपने गौर किया होगा कि एक लाइन आती है, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट एक बहुत फेमस नावल है, बहुत अच्छी नावल है। अब आपको उसके राइटर का नाम ढूंढना है। सेकेंडली, जो द सेकेंड कमिंग का थीम है, क्या आज उसकी कोई सोशियो पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक इम्पोर्टेंस है? वो आप खुद सोचिए। कई बार वीडियो बनाने के बाद मुझे कुछ स्ट्राइक करता है पोएम के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी, तो वो मैं पिन कमेंट में ऐड करती रहती हूँ। तो आप पिन कमेंट एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये हेल्पफुल थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।